Hey everyone and welcome back to my Inspire tutorial. So we started with the fish diseases and their control and इससे पहले हमने फंगल डिजीजेस जो हो सकती है फिशेस के अंदर उसके 2 पार्ट्स देखे थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसमें एक में कंट्रोल मेजर्स को इंक्लूड करा था और एक फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने एक डिजीज देखी थी फंगल डिजीजेस. सो उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर है. आप फंगल डिजीजेस अगर देखना चाहते हैं तो 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप उसको चेक करेंगे. सो दिस इज पार्ट 3 एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के साथ. बैक्टीरिया और वायरसेस अगर हम इन दोनों की ही बात करें तो अलग अलग फिशेस के ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से अलग अलग फिश डिजीजेस वहां पर देखने को मिल सकती है. और बहुत सारी अलग अलग बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकती है, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस होती है जो आपके लिए स्टडी करने में इम्पोर्टेंट रहेगी, सिर्फ उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो पहली डिजीज का नाम यहाँ पर है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कॉटन माउथ डिजीज. तो हम उसको यहाँ पर नोट करते हैं. तो जो कॉटन माउथ डिजीज होती है, ये जो डिजीज रहती है अलग अलग तरह के फिलामेंटस बैक्टीरिया कॉज करते हैं. तो इसके जो पैथोजेंस होंगे वो होंगे फिलामेंटस बैक्टीरिया. तो सबसे पहले तो फिलामेंटस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिखना जरूरी है. मैं उसको बैक्टीरिया को सिर्फ BAC लिख रही हूँ यहाँ पर. तो फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉटन माउथ डिजीज को यहाँ पर कॉज करते हैं, जिसमें जनरली फैक्सी बैक्टीरिया जो रहते हैं और दूसरे तरह के भी बैक्टीरिया होते हैं जो आ जाते हैं. इसके अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं फंगस की तरह ही नजर आते हैं. जैसे हमने जब फंगल इन्फेक्शन पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो फिश की स्किन होती है उसपे हेयर लाइक टफ्ट देखने को मिलते हैं. तो उसी तरह से ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो दूर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फंगस का इन्फेक्शन है, जैसे फंगस ने टफ्ट बना लिया हो उसके माउथ के आसपास. फॉर एग्जाम्पल ये फिश का माउथ है, ये फिश है, फिश का यहाँ पर माउथ है. तो इस माउथ के यहाँ पर कुछ टफ्ट उगने लगते हैं. तो देखकर ऐसा लगता है शायद फंगस ने ही यहाँ पर इन टफ्ट को फॉर्म करा है और रहते हैं वो वहां पर बैक्टीरिया है. तो टफ्ट देखने को मिलते हैं अराउंड माउथ. आप इतना याद रखेंगे, टफ्ट इज फाउंड अराउंड दी माउथ. और ये जो टफ्ट रहता है, जब इसके ऊपर फंगल ट्रीटमेंट वाली चीजों को यूज किया जाता है तो उस ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कि नॉर्मली फंगस के लिए जो इलाज होता था वही इलाज यहाँ पर लगाया जाता है. तो फिर बाद में ये पता पड़ा कि वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि वो बैक्टीरियल डिजीज है जो कि वहां पर फिश को हो गई है. तो क्वेश्चन यहाँ पर फिर ये आ जाता है कि फिर इन डिजीज को कैसे वहां पर क्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन वाले ट्रीटमेंट्स लगाए तो कुछ भी नहीं हुआ इस बैक्टीरिया का. तो इस बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए जो अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स होती है वो पानी के अंदर यूज की जाती है. फिर उसके अंदर जैसे कि क्लोरम फेनिकॉल हो गई तो 10 ppm जो क्लोरम फेनिकॉल रहती है उसको रिपीट किया जाता है 2 से 5 दिनों के इंटरवल तक. और एक फर्नेस होता है उसको भी 0.1 से लेकर 0.3 ppm यूज किया जाता है फिशेस के पानी में, और फिशेस को उनमें बाथ करने दिया जाता है. यानी फिशेस उसी पानी में रहती है जिसमें ये एंटीबायोटिक्स को ऐड करा था. धीरे धीरे उस फिश की डिजीज वहां पर फिर क्योर होती है. तो होता ये जनरली कि ये दिखती ऐसी कि जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है इन फिशेस को, लेकिन रहता वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फिर वहां पर जो ट्रीटमेंट होता है वो फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि पानी में एंटीबायोटिक्स को ऐड करना होता है. अगर बैक्टीरिया को वहां से खत्म करना है तो एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड के अंदर एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया जाता है, एंटीबायोटिक्स. तो आप एंटीबायोटिक्स के नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि क्लोरम फेनिकॉल. मैं एक ही नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरम फेनिकॉल. तो ये नाम यहाँ पर आप याद रखेंगे इसके बारे में. तो ये कॉटन माउथ डिजीज के बारे में था. दूसरी डिजीज जो होती है बैक्टीरियल डिजीज के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, फरनक्यूलोसिस. तो मैं उसकी हेडिंग लेती हूँ. अब फरनक्यूलोसिस जो डिजीज रहती है, ये डिजीज फ्रीक्वेंटली फिशेस को इन्फेक्ट करती है या फिशेस के अंदर हो जाती है. ऐसी फिशेस जो कि डर्टी वाटर में, गंदे पानी में ज्यादातर रहती है, उन फिशेस को ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है. और ऐसी फिशेस जिनके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डिकेइंग मैटर पाया जाता है, उन फिशेस को फरनक्यूलोसिस प्रॉब्लम हो जाती है. इसके अंदर जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए, उसका नाम होता है एरोमोनास साल्मोनिसिडा. तो हम उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं. जो बैक्टीरिया यहाँ पर इस डिजीज को कॉज करता है तो उस बैक्टीरिया का नाम है एरोमोनास साल्मोनिसिडा. तो ये इसका नेम है जो आपको याद रखना है. ये बैक्टीरिया जो होगा फरनक्यूलोसिस नाम की प्रॉब्लम कॉज करता है. जो फिशेस डर्टी वाटर में ज्यादातर रहती है या फिर उनकी बॉडी के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डिकेइंग मैटर होता है, तब उन फिशेस को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है. अब जो डिजीजेस यहाँ पर, ये जो डिजीज है जब होती है किसी फिश में, तो उसकी जो बॉडी होगी फिश की, तो उसके ऊपर ब्लडी बॉयल्स देखने को मिलते हैं, यानी छोटे छोटे जख्म आ जाते हैं जिसमें से ब्लड भी नजर आता है उसकी स्किन के ऊपर. तो सिंपली जो भी फिश होगी जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन हो गया है उसकी स्किन के ऊपर ब्लडी बॉयल्स देखने को मिलते हैं.
और जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं फिश के वो भी धीरे धीरे करके इसके अंदर अफेक्टेड होने लगते हैं। अब जैसे ही जो छोटे छोटे जख्म उसकी बॉडी पर रहेंगे, जब वो वहां पर बर्स्ट करते हैं, ओपन होते हैं, तो ये जो डिजीज है दूसरी फिशेज जो पानी में रह रही है उनको भी अफेक्ट कर देते हैं। इस वजह से एक सुटेबल साइट भी बन जाती है ग्रोथ ऑफ फंगस के लिए। यानी कि एक बार अगर फरनक्यूलोसिस वाली प्रॉब्लम हो गई फिश को, तो ये तो था बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से जैसे ही ब्लड वगैरह उस पानी में फिशेज का ओपन रहेगा तो उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो बैक्टीरियल प्लस फंगल दोनों इन्फेक्शन उस फिश को हो जाते हैं, और जो फिश होती है वो सीवियरली इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद लास्ट में डाई कर जाती है, और ग्रेट नंबर्स में फिशेज की डेथ देखने को मिलती है फरनक्यूलोसिस के केस के अंदर। सो ये उसके थोड़े बहुत एक तरह से हम सिम्टम्स कह सकते हैं, या फिर इस तरह से उस डिजीज को मार्क किया जा सकता है, ब्लडी बॉयल्स ऑन स्किन, प्लस बाद में ग्रोथ ऑफ फंगस देखने को उसके अंदर मिलती है। तो आप वो पॉइंट भी यहाँ पर नोट करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो इन्फेक्टेड फिशेज होती है सबसे पहले तो पॉन्ड से उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद उन्हें ऐसा फूड दिया जाता है उन फिशेज को जिसमें एंटीबायोटिक्स मिली हुई होती है। एंटीबायोटिक्स जो यूज की जाती है वो होती है सल्फोनिमाइड्स और सल्फोनामाइड्स हो गए, और जो नाइट्रोफ्यूरेंस होते हैं वो उनको दी जाती है। तो सबसे पहले तो फिशेस को दूसरे पॉन्ड में लेकर जाया जाएगा, जो इन्फेक्टेड फिशेस है उसको दूसरे पॉन्ड में लेकर जाएंगे। उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स वाला फूड दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स मिला हुआ फूड। तो फूड के अंदर एंटीबायोटिक्स मिला दी जाएगी। एंटीबायोटिक्स कौन सी? सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड्स, और जो नाइट्रोफ्यूरेंस होते हैं, ये दो दवाइयां इंपॉर्टेंट है, तो दो के ही हम नाम नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये दवाइयां इन फिशेस को दी जाती है जिनको फरनक्यूलोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद जो पॉसिबल इन्फेक्शन रहता है वो एग्स के अंदर अगर देखने को मिल रहा है, तो एग्स तो एक तरह से बहुत ज्यादा छोटे अमाउंट में रहेंगे या फिर लार्ज अमाउंट में रहेंगे, लेकिन उनका साइज तो बहुत छोटा रहेगा। तो एग्स को अगर डिसइंफेक्ट करना है, उनको अगर क्लीन करना है, तो 0.015% सॉल्यूशन, एक मर्थियोलेट आता है उसका यूज किया जाता है, या फिर एक 0.185% सॉल्यूशन जो कि एक्रीफ्लेविन का यूज किया जाता है। तो उसके थ्रू एग्स को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टेंसन, 1966 की बात थी, उन्होंने बताया था। और एक और सॉल्यूशन है इसका कि जो 1% प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो भी हाईली रिकमेंडेड रहता है, जिसके बारे में मैकफेडन ने 1969 में बताया था। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि जो एग्स है आप उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चीजें फिर भी ऐसी यूज करनी चाहिए जिससे कि जो फिश के एग्स हैं उनमें लेस टॉक्सिसिटी आए। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बाकी यही उसके ट्रीटमेंट रहते हैं। ये मेन ट्रीटमेंट तो था। अब एग्स के डिसइंफेक्शन का और नोट कर लेते हैं। सो अगर बड़ी फिशेस है उनका ट्रीटमेंट तो इस तरह से होगा। वहीं अगर एग्स जो है, अगर उन पे इन्फेक्शन आ गया तो एग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनको साफ करने के लिए या तो 0.015% मर्थियोलेट का सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर एग्स को रखा जाता है, या फिर 0.185% एक्रीफ्लेविन का रहता है जो कि क्रिस्टेंसन ने 1966 में बताया था, ये यूज कर सकते हैं। ये नहीं तो 1% प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन रहता है जो कि मैकफेडन ने 1969 में बताया था। ये सारे तरीके रहते हैं एग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये बात हो जाती है फरनक्यूलोसिस की यहाँ पर ओवर। थर्ड जो डिजीज है जो अगेन बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम है टेल रॉट या फिर फिन रॉट। तो हम उसको समझते हैं। टेल रॉट, फिन रॉट की बात करते हैं। ये जो डिजीज होती है बैक्टीरिया कॉज करते हैं, लेकिन प्रोटोजोन्स और फंजाई जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। तो सिर्फ बैक्टीरिया यहाँ पर कॉज नहीं करेगा, बैक्टीरिया के साथ कुछ और प्रोटोजोन्स और फंगस सभी तीनों मिलकर यहाँ पर इस डिजीज को कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोन्स प्लस फंगस, ये तीनों मिलकर इस डिजीज को कॉज करते हैं जिसका नाम होता है टेल रॉट या फिर फिन रॉट। अब फिन रॉट भी कह सकते हो, आप जो भी कहना चाहो वो कहे यहाँ पर, लेकिन आगे बात समझने की ये है कि जब ये डिजीज होती है तो जो फिशेस होती है उनके अंदर कुछ व्हाइट लाइंस आने लगती है, सफेद धारियां बनने लगती है अलोंग दी मार्जिन ऑफ फिन्स। मान लीजिए फिश का ये फिन है, फिन, तो फिन की जो मार्जिन्स होगी उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की या फिर एक नहीं कहना चाहिए, थोड़ी और व्हाइट लाइंस बनने लगती है, सफेद सफेद यहाँ पर लाइंस बनने लगती है। तो इस तरह से वहां पर उनके फिन्स के ऊपर जो मार्जिन रहेगा, उसकी बाउंड्रीज रहेगी, वहां पर व्हाइट लाइंस आ जाती है। धीरे धीरे ये जो लाइन होती है वो अंदर की तरफ जो बेस होता है फिन के, वहां तक बढ़ने लगती है। तो मान लीजिए पहले मार्जिन की तरफ ये व्हाइट लाइंस थी, ये बढ़ते बढ़ते अंदर तक आ जाती है, यानी ये व्हाइट लाइंस पूरे फिन पे फैल जाती है।
धीरे धीरे क्या होता है, फिन को वो क्या करती है, इरोड करने लगती है, फिश की बॉडी पे से हटाने लगती है, और वो जो फिन रहता है वो हीमोरेजिक हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें ब्लड वाला प्रॉब्लम भी आने लगता है। धीरे धीरे जो फिन रेज होते हैं, यानी जो फिन को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर रेज रहते हैं, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैं फिन्स को एक्सप्लेन कर रही थी, जो वीडियोस हैं चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही फिन पूरा तरह से इरोड होता है, हीमोरेजिक होने लगता है, तो फिन रेज भी वहां पर ब्रिटल होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और बाद में वो भी ब्रेक कर जाते हैं और टूट जाते हैं। इसके बाद पूरे जो फिन्स होते हैं फिश के पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और ज्यादातर ये भी देखा गया है कि ये जो इन्फेक्शन है जब वो फिन के ऊपर आता है तो वो उसके बाद पूरी जो सरफेस होता है फिश की बॉडी का वहां तक भी स्प्रेड कर जाता है। तो टेल रॉड जो रहता है उसको चेक करने के लिए अर्ली स्टेजेस के अंदर ज्यादा अच्छा रहता है कि अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है, तो इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होगा फिश की बॉडी में। जिसमें जो 2 फिशेस रहती है, जनरली फिशेस को क्या करा जाता है 2 मिनट के लिए 0.5% या फिर 0.05% जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर रख दिया जाता है, तो ये इन्फेक्शन उसका ठीक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही ठीक करने का तरीका है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, अगर बहुत ज्यादा खतरनाक वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, तो जो इफेक्टेड पार्ट्स रहते हैं, या अफेक्टेड पार्ट्स कहना चाहिए, सॉरी, अफेक्टेड पार्ट्स जो रहते हैं वो सर्जिकली फिश के अंदर से रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर फिश को 0.04% जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है। तो ये जो पूरा पीरियड रहता है इसमें उसके वुंड्स जो उसके अंदर आ गए हैं वो हील करते हैं, ठीक होते हैं, धीरे धीरे उसके फिन्स फिर से रीजनरेट करने लगते हैं इस टाइम के बाद। तो एक बार वो फिन को अगर ऑपरेशन से हटाया गया है, सर्जिकली रिमूव किया जाएगा, तो फिर से वहां पर ग्रो भी करेंगे। फिर उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो गई, ये सारी उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है फिश को, उसके फूड के अंदर डाल के उसको खिला दी जाती है। तो इस तरह से उसका जो इन्फेक्शन होता है वो वहां पर खत्म होता है। लेकिन जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते हैं फिशेस में, वो फिर भी अगर उसकी बॉडी पे फिर भी बाकी रहते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होता है, जो पानी का एक बाथ बनाया जाता है जिसमें 10 से लेकर 20 ppm KMNO4 सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसके अंदर फिश को 1 घंटे तक के लिए रखा जाता है, तब उसका वो इन्फेक्शन भी वहां से कंप्लीट होता है। तो ये डिजीज को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो टेल रॉट, फिन रॉट के अंदर ये कुछ पॉइंट्स है कि इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस तीनों मिलकर इस डिजीज को कॉज करते हैं। फिन्स इरोड, हीमोरेजिक होने लगते हैं, उसके अंदर व्हाइट मार्जिन आते हैं, पहले व्हाइट लाइंस, मार्जिन की तरफ व्हाइट लाइंस बनती है जो धीरे धीरे पीछे तक आ जाती है, फिर वो पूरा फिन इरोड हो जाता है, हीमोरेजिक हो जाता है, बाद में फिन रेस खराब होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, पूरा फिन डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कभी कभी बॉडी सरफेस तक भी ये डिजीज पहुंच जाती है। इस डिजीज को शुरुआती स्टेज के अंदर 0.05% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू 2 मिनट्स में रखकर चेक भी कर लिया जाता है और क्योर करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन सिवियर केसेस में, सिवियर इन्फेक्शन में फिश को 0.04% जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का होता है उसके अंदर 1 वीक तक रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो जो फिन उसका खराब हुआ है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। पहले सर्जिकली रिमूव करेंगे उस फिन को, फिर उसके बाद उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है, जो कि इस कंसेंट्रेशन का होना चाहिए, इस कंपोजिशन का होना चाहिए। और इसी टाइम पर उसके वुंड्स वहां पर हील करने लगते हैं, रीजनरेट करने लगते हैं, नए फिन्स उगने लगते हैं उसके अंदर। नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये दवाइयां, एंटीबायोटिक्स उसको खाने के अंदर दी जाती मिलाकर। और अगर उसके अंदर अभी भी प्रोटोजोन पैरासाइट्स उसकी बॉडी पर अभी भी बाकी रहते हैं तो फिश को 10 से लेकर 20 ppm वाले KMNO4 सॉल्यूशन के अंदर 1 घंटे के लिए रखा जाता है। तो ये बातें टेल रॉट, फिन रॉट डिजीज के बारे में थी। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज रहती है, माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज इस डिजीज को कॉज करती है और ये डिजीज बहुत डिफिकल्ट होती है। इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं जिसे पूरा करना जरूरी होता है, तब जाके ही पता चलता है कि फिश को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो इस डिजीज के हो सकते हैं, उसमें जो टेल और फिन रॉट वाली डिजीज जो इससे पहले आपने जस्ट पढ़ी थी, उसी तरह के सिम्टम्स कहीं ना कहीं फिश की बॉडी पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो उसके मार्जिन्स थे फिन के, तो उसके ऊपर क्या हो रहा था, वहां पर व्हाइट लाइंस आ रही थी। उसी तरह से कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पर भी होती है। फिश की बॉडी पर अल्सर्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं फिश के, उसमें नोड्यूल्स बनने लगते हैं। फिश का जो वेट है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। फिश को भूख लगना भी कम हो जाती है। तो सिम्टम्स सिंपली क्या क्या लिखेंगे आप, टेल और फिन रॉट वाले सिम्टम्स लिख देना। दूसरे सिम्टम्स हो गए अल्सर बॉडी के ऊपर, तो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ 1-2 बातें। अल्सर हो जाएगा फिश को बॉडी के ऊपर, नोड्यूल्स हो जाएंगे उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर, अंदर उसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद उसका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस को मैं WL लिख रही हूँ यहाँ पर। और फिश की जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगी, एपेटाइट।
एपेटाइट, उसको भूख लगना कम हो जाएगी, फिश की एपेटाइट यहाँ पर कम हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स आप ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स में लिखेंगे। इसका ट्रीटमेंट ये है कि उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक्स से इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी तक उसका जो ट्रीटमेंट है, तो फिश को डिप ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें 1 मिनट के लिए 1 से लेकर 2000 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन रहता है पीपीएम सॉल्यूशन वाला, तो उसमें रखा जाता है, जिसमें उसको 3 से 4 दिनों तक रखा जाता है फिश को। और साथ में अगर फिश का जो कहना चाहिए इन्फेक्शन है बहुत हायर लेवल पे पहुंच गया, तो फिश को लास्ट में डिस्ट्रॉय किया जाता है, पॉन्ड को स्टेरिलाइज किया जाता है KMNO4 सॉल्यूशन के साथ, सोक्ड लाइम के साथ, और फिर उसके अंदर फिर से नया स्टॉक डाला जाता है, जिसको हम रीस्टॉकिंग कहते हैं। फिर से नया स्टॉक डालने को रीस्टॉकिंग किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है फिशेस के लिए। इजीली इसका कहना चाहिए ट्रीटमेंट नहीं होता, एंटीबायोटिक्स से भी ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। कभी कभी डिप ट्रीटमेंट जो होते हैं उससे छोटा मोटा फायदा हो जाता है, पर फिर भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है ये। तो लास्ट में यही करना होता है, जो डिजीज वाली फिशेज है उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, और फिर पॉन्ड को स्टेरिलाइज करा जाता है और नया स्टॉक उसमें डाल दिया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इतना जो था सफिशिएंट था। नेक्स्ट डिजीज होती है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी डिजीज का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉपसी डिजीज का डायग्राम है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर टैप करके आपको शो कर रही हूँ। ड्रॉपसी डिजीज को सूडोमोनास पंक्टेटा नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। इसके अंदर येलो कलर का फ्लूइड, जो बॉडी कैविटी होती है फिशेस की, उसके अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड जमा होने लगता है। तो बॉडी कैविटी जिसको हम सीलोम कहते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, तो उस सीलोम के अंदर पीले रंग का फ्लूइड भरने लगता है। धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट्स में इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही अल्सर स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं, उसके फिन लेंथन होने लगते हैं, यानी उसकी जो फिन का साइज है वो थोड़ा और लंबा होने लगेगा। उसकी बैकबोन जो है वो डिफॉर्म होने लगेगी, बैकबोन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी अल्सरेटिव ड्रॉपसी आने लगती है। तो फिशेज जो होती है मोर कॉमनली जो नॉर्मल स्विम करती है वैसे स्विम करना बंद कर देती है और जंपिंग शुरू कर देती है। तो ड्रॉपसी में ये सारी चीजों को आपको याद रखना है कि अल्सर्स उसकी स्किन पर आ जाएंगे, उसके फिन लेंथन करने लगते हैं, ये सिम्टम्स है उसके, और उसकी बैकबोन में डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो ये बातों को हम यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंट्स के अंदर नोट कर लेते हैं। अल्सर्स, पहली बात तो अल्सर्स आएंगे उसकी स्किन के ऊपर। उसके बाद उसके जो फिन है वो लेंथन करे जाएंगे, थोड़े से लेंथन। उसके बाद बैकबोन जो है उसकी बैकबोन, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, डिफॉर्मेशन, और फिश क्या करने लगेगी, जंपिंग करने लगी। तो फिशेस जो है वो यहाँ जा रहा है, ये पेन इस तरफ लिखना है हमें, जंपिंग शो करने लगेगी। इस तरह की प्रॉब्लम फिशेस के अंदर आप देख सकते हैं, जो उसके अंदर हो सकती है, और ये पूरा ड्रॉपसी के सिम्टम्स में आ जाएगा। उसके बाद जो इन्फेक्शियस ड्रॉपसी रहती है, ये एक तरह की खतरनाक डिजीज होती है, जो कि कार्प कल्चर में बहुत कॉमनली हो जाती है। कार्प कल्चर यानी यही एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर में नॉर्मली ये डिजीज बहुत ज्यादा बार देखने को मिलती है, और शुरू में प्राइमरी वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसके बाद ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया का होता है। तो पहले अगर किसी फिश को कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जो कि वायरस के थ्रू होता है, उस इन्फेक्शन के बाद उस फिश को ऐसा देखा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो जो फिशेस है, अगर उन्हें क्योर करना है तो उसको 2 मिनट के लिए एक डिप बनाया जाता है 5 ppm ऑफ KMNO4 सॉल्यूशन का, उसके अंदर रखा जाता है। फिर जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, अगर तो भी वो बैक्टीरिया वहां पर उसकी बॉडी पर से अगर मान लीजिए खत्म नहीं होते, तो उनको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स होती है वो दी जाती है उन बैक्टीरिया को। तो वो कैसे दी जाती है, फिश के फूड में मिला दी जाती है, तो फिश खाती है तो उसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स आ जाती है। या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी फिशेस के इन्फेक्टेड एरियाज जो रहते हैं वहां पर लगा दी जाती है इस एंटीबायोटिक को, तो वो बैक्टीरिया वहां पर मर जाते हैं। अब जो रिमूवल होता है और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है फिशेस का, उसको फॉलो कर, ये जब सारी चीजें हो जाती है, अगर मान लीजिए तो भी फिश ठीक नहीं होती, तो लास्ट में रिमूवल करना और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना होता है फिशेस का। उसके बाद पानी पूरा पॉन्ड पे से ड्राई कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। उसके बाद जो सॉइल है वो पूरा क्रैक हो जाए, जब तक उस पॉन्ड को सूखने दिया जाता है। फिर पॉन्ड को डिसइंफेक्ट कर लिया, क्विक लाइम के थ्रू कर लेंगे, फिर उसके बाद नया स्टॉक उसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉपसी में यही चीजों का याद रखना है। इसके सिम्टम्स को किसने कॉज करा, सूडोमोनास पंक्टेटा ने कॉज करा था, और बहुत खतरनाक तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या बात करी हमने, 2 मिनट्स का डिप बनाया जाता है, 2 मिनट्स के लिए डिप करवाया जाता है फिश को 5
5 ppm के KMnO4 सॉल्यूशन में, KMnO4 के सॉल्यूशन में। तो ये उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर काम नहीं करता, अगर कोई रेजिस्टेंट स्ट्रेन है यानी कि बैक्टीरिया अगर इतना ताकतवर है कि वो इससे खत्म नहीं हो रहा, तो क्या करा जाता है कि उसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो फूड रहता है उसके दवाई के फॉर्म में मिलाकर दिया जाता है। तो ये बातें यहाँ खत्म होती है। ड्रॉप्सी के बारे में था। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास कॉल्यूमनाइरिस। तो अब उसके बारे में समझते हैं। तो कॉलमनाइरिस डिजीज को दो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, कॉन्ड्रोकोकस कॉलमनाइरिस और दूसरा होता है साइटोफेगोस कॉलमनाइरिस। तो ये दो नाम रहते हैं, ये डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं। इस डिजीज में होता क्या है, लो ऑक्सीजन लेवल होने लगता है फिश की बॉडी में। इनिशियली क्या देखने को मिलता है कि जो बॉडी रहती है फिश की, उस पर डिसकलर्ड पैचेस होते हैं, यानी फिश का जो कलर है वो कलर कुछ कुछ पैचेस पे, कुछ कुछ ऐसी जगहें होती है जहां से वो कलर जाने लगता है। और ये जो पैचेस होते हैं धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं, यानी कि पूरा फिश की बॉडी पर पूरी तरह से ये पैचेस दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे उसके स्केल्स गायब होने लगते हैं, जो स्केल्स होते हैं फिश की बॉडी में वो भी खत्म होते हैं। इवेंचुअली फिश की डेथ हो जाती है। सो अलग अलग तरह के क्यूरेटिव मेजर्स यहाँ पर रहते हैं जो कि फिश को दिए जाते हैं, जैसे कि जो पॉन्ड है उसमें 1 ppm ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाना, या फिर एंटीबायोटिक्स देना फिश को, जैसे कि टेरामाइसिन हो गई, उसके आर्टिफिशियल फूड में मिलाकर दी जाती है, जो कि डिप ट्रीटमेंट्स, जो कि 2 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है, और वो भी किस तरह के रेशियो में, 1:2000 के कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन में। और कभी कभी 10 से लेकर 30 सेकेंड्स के लिए मेलेचाइट ग्रीन के अंदर भी रखा जाता है फिश को, और वो जो रेशियो रहता है 1:15,000 का रहता है। तो आपको क्या याद रखना है कॉलमनाइरिस के अंदर, कि फिशेस के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल होने लगता है। मान लीजिए फिश की ये बॉडी थी, ये इसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्केल्स थे, तो पहले तो यहाँ पर कुछ पैचेस बनने लगते हैं फिश की बॉडी पर, जो कि नॉर्मली उसकी बॉडी पर नहीं होते। वो पैचेस फैलकर पूरी बॉडी पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी के स्केल्स जो हैं वो जाने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। लास्ट में उसके ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है बॉडी में कि उसकी डेथ हो जाती है फिश की। इसका सोल्यूशन क्या है कि पॉन्ड को 1 ppm कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ साफ किया जाए। दूसरी बात, फिशेस को एंटीबायोटिक्स दी जाए, जैसे कि टेरामाइसिन, और उसके आर्टिफिशियल फूड में मिला के दी जाएगी। दूसरी बात, डिप ट्रीटमेंट देना फिशेस को, 2 मिनट के लिए डिप ट्रीटमेंट देना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि 1:2000 का होना चाहिए। और 10 से लेकर 30 सेकेंड्स, सिर्फ 30 सेकेंड तक मेलेचाइट ग्रीन के अंदर फिशेस को रखा जाता है। अगेन रेशियो 1:15,000 का होना चाहिए। तो ये कॉलमनाइरिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें थी। इसके अंदर कभी कभी कुछ बुक्स में आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसी कार्प स्पीशीज होती है, यानी फिश की स्पीशीज होती है, जिसमें ये जो पैथोजन होता है इसका फ्लेक्सीबैक्टर कॉलमनाइरिस भी होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 नाम बताए, इनमें से एक नाम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो आप, फ्लेक्सीबैक्टर। सो फ्लेक्सीबैक्टर कॉलमनाइरिस तो आप ऊपर से नोट कर लेंगे। फ्लेक्सीबैक्टर कॉलमनाइरिस भी कॉज करता है, और रोहू फिश के अंदर इसका इन्फेक्शन जनरली बहुत बार देखा जाता है। रोहू फिश के अंदर आपको याद रखना है, तो रोहू का नाम तो वैसे पता होगा पर फिर भी लिख लेते हैं, रोहू फिश के अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक व्हाइट स्पॉट, शुरू में उसकी जो सेंटर होता है उसकी बैक पोर्शन बॉडी का, वहां पर एक व्हाइट स्पॉट आता है। धीरे धीरे वो जो वुंड्स होते हैं उसकी मार्जिन्स तक, उसके फिन्स तक, उसके गिल्स तक पहुंच जाते हैं और हर चीज को स्पॉइल कर देते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं उससे डेथ रेट जो होता है फिशेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कॉलमनाइरिस डिजीज के बारे में इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद जो बैक्टीरियल डिजीजेस है उसमें ज्यादा कुछ और डिजीजेस इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 2 और होती है। एक का नाम होता है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया और एक होती है गिल डिजीज। तो मैं वो भी यहाँ पर थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, फिर यहाँ पर ये पूरा बैक्टीरियल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका टेक्स्ट है थोड़ा सा मेरे पास, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में। ये जो डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस नाम के बैक्टीरिया का और एरोमोनास हाइड्रोफिलिया, ये 2 बैक्टीरिया इस डिजीज को कॉज करते हैं। जितनी भी स्पीशीज होती है इन फिशेस के अंदर वो इक्वली अफेक्ट होती है इस बैक्टीरियल पैथोजन से, यानी कि ऐसी कोई स्पेशल फिश नहीं जिसके अंदर ये डिजीज हो सकती है। हर तरह की फिश को ये बीमारी हो सकती है। और ये जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है, फिश की जो बॉडी रहती है उस पर ब्लडी लेजन्स आ जाते हैं, जो कि उसकी बॉडी पर, उसके एब्डोमेन पे, उसके बेली पोर्शन पे आ जाते हैं और वहां पर वो स्वॉलन हो जाते हैं। साथ में इसकी जो आईज होती है फिश की वो भी बल्ज आउट करने लगती है, बाहर आने लगती है। तो ये हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया नाम की एक डिजीज का नाम था।
लास्ट में गिल डिजीज होती है, उसके बारे में भी समझ लीजिए। ये एक ऐसी डिजीज होती है जो कि एक मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो रहते हैं, 2-3 बैक्टीरिया मिलकर इस डिजीज को कॉज करते हैं। साथ में फ्राई फिंगरलिंग्स जो होते हैं फिशेस के, वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज को, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं फिश के वो, और छोटे बच्चों से हल्की सी जो बड़ी वाली स्टेज होती है वो, दोनों स्टेजेस को ये इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगेन लेशन स्पॉट्स जो होते हैं पूरी बॉडी जो होती है फिश की वहां पर डेवलप करते हैं इस डिजीज के दौरान, और जो ग्रोथ रेट रहता है फिशेस का, जिस हिसाब से वो पहले बढ़ती थी, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनके छोटे बच्चों के ऊपर ये अफेक्ट करती है डिजीज। तो जब छोटे बच्चे वहां पर डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर ये डिजीज हो जाएगी, तो वहां पर फिश का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा, उसकी बॉडी पर या फिर उसके गिल्स के ऊपर वुंड्स नजर आने लगते हैं। तो ये गिल डिजीजेस के पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर पूरे बैक्टीरियल डिजीजेस जो हो सकती थी फिशेस के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी हो सकती है, मैंने पूरा कंप्लीटली ऐसा नहीं करा है, लेकिन फिर भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो एमएससी स्टूडेंट्स हो या फिर बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए यही डिजीजेस इंपॉर्टेंट रहती है और यही पूछी जाती है। तो बैक्टीरियल डिजीजेस हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इससे पहले फंगल डिजीजेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआन डिजीजेस के साथ। So I think we should stop the video now, and if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel and like the video and share the video. Thank you so much and happy learning.